दोस्तों हम देख रहे हैं विज्ञान का सेट नंबर 5 का फुल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और इससे पहले आपके और भी जो सेट्स हैं उनको सॉल्व कर दिया गया है 10th क्लास के विज्ञान का। और याद रखना है ये टर्म 1 एग्जाम में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में ये बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से सभी सेट में से आएंगे। तो सेट नंबर 1 2 3 4 5 तक के सारे सेट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। और प्रथम सावधि परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो उसमें आपका जो मासिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व करवाया था उसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो सारे प्रश्न पत्रों को तैयार कर लेना। 90+ स्कोर आपका आसानी से आ जाएगा, 90% अंक आपके आ जाएंगे। यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा तो 90 प्रश्नों का उत्तर आपको पता होगा। तो इन सभी क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद ही आपको वो चीज़ पता चल पाएगी। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैंने बताया आपके सारे विषय को बना दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है उसके अंदर जो है आपके 10th क्लास की प्लेलिस्ट दी गई है। उस प्लेलिस्ट को खोलोगे तो सारे के सारे वीडियो लाइन से आपके सामने होंगे। जो जो आपको वीडियो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और जो जो सेट आपने नहीं देखा है वो सेट वहाँ पर देख लेना ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। और इससे आपका जो है काम आसानी से बन पाएगा। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन जो है करती हैं। उसके बाद आते हैं प्रवर्तन के नियम लागू होते हैं। तो आपके सभी परावर्तक पृष्ठों पर जिस पे भी परावर्तन संभव है उन सभी पर ये लागू होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष हो। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या की F=R/2 होती है। तो R/2 का मतलब हो गया R/2, R यहाँ पे बन गया 2। R/2 का मतलब हो गया कि आधी होती है। तो यहाँ आधा हो रहा है ना, 1/2 हो रहा है तो ये कितनी होती है, आधी होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी निकालनी है। अभी बताया F=R/2 होता है। और यहाँ पे R दे रखा है 20, तो 20/2 हो जाएगा। तो काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका तो पांचवा क्वेश्चन है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमेशा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई किरण पास होती है तो C से ही पास होती है और C से ही रिफ्लेक्ट होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या नाम है इसका, छठे क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण हमेशा जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, रियल इमेज बनाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया इसमें पूछा गया है वाहन के पास से यानी कि पिछले दृश्य को देखने के लिए दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण क्यों नहीं किया जाता है कि आपका जो इमेज है ना, जैसे जैसे आपसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ है और बाइक लेके आप जा रहे हो और बाइक लेके जा रहे हो तो जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे तो वो ऑब्जेक्ट कभी छोटा बनेगा, कभी बड़ा बनेगा, कभी उल्टा बन जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट अगर आप अवतल दर्पण यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना कभी छोटा बनेगा, कभी बड़ा बनेगा, कभी उल्टा बन जाएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो गाड़ी बड़ी है कि छोटी है या फिर उल्टी है कि सीधी है। आप बहुत मतलब कंफ्यूज हो जाओगे और पीछे की गाड़ियों से आपका टक्कर हो जाएगा, है ना। इसलिए हम नहीं यूज़ करते हैं। नवा क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस संभवतः किस तरह का होगा। तो दोनों ही बिल्कुल अवतल लेंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है किसी लेंस की क्षमता जो है वो P है और उसकी फोकस दूरी F है। तो इसके में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे P बराबर होता है जो पावर होती है लेंस की 1/F के बराबर होती है। ये फॉर्मूला याद रखना है, पावर अकोमोडेशन इज इक्वल्स टू 1/F। इसके बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। लेंस का अपवर्धन का व्यंजक लिखना है। लेंस का अपवर्धन का व्यंजक होता है M=U/V, जिसमें एक वस्तु की दूरी होती है और एक आपकी किसकी होती है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। आपका 12वां जो क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी यानी कम से कम देखने के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होती है। तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से पास आपके पास आपकी आंख है, आपके आंख के सामने स्केल उठाइए। आपके पास स्केल होता है ना ज्योमेट्री बॉक्स में, उसको उठाइए और आपकी आंख के सामने बिल्कुल सीधा रखिए, आंख के ऊपर सीधा रखिए, खड़ा करके नहीं सीधा करके। और 25 सेंटीमीटर जितना आपसे वो दूर होता है, यानी कि जैसे मैं बता दूं कि ये आपकी आंख है तो इस आंख से आपको जो है स्केल को ऐसे सीधा ऐसे खड़ा नहीं रखना है, इस आंख से आपको दूर रखना है। कैसे मैं बता दूं,
इस तरह से सीधा ऐसे, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा दूर। 25 सेंटीमीटर दूर आप अखबार का एक पेज ला के रखिए और उसको इस आँख से पढ़ के दिखाइए, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये होता है निकट दृष्टि, जो कि लिमिट होती है आँख की 25 सेंटीमीटर। और दूर दृष्टि की बात करें कि ये आँख दूर तक कहाँ तक देख सकता है, तो ये कभी आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि ये भी मॉडल पेपर में आया हुआ है, तो अनंत होती है, ठीक है, अनंत तक हम देख सकते हैं, हमारी कोई देखने की सीमा नहीं है। लेकिन कम से कम देखने की सीमा है 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तु हम नहीं देख सकते, हमारे पास में जो चीज़ आ जाएगी ज़्यादा उसको हम देख नहीं सकते स्पष्ट रूप से। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के द्वारा हमेशा जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, ठीक है, हमारे को बायां का दायां, दायां का बायां जो है वो दिखता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो आदान प्रदान जो है दो समूह का है, यहाँ पूछा गया अलग अलग परमाणुओं का, तो द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। 15वां जो क्वेश्चन है इसमें, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, यानी कि इधर जो घटक जितने हैं उनका जितना द्रव्यमान है, जब हमारा रिएक्शन होगा तो द्रव्यमान में उतना ही मिलना चाहिए। ये नहीं कि इधर थोड़ा सा, मान लो इधर 100 ग्राम है तो इधर आप उसको 99 ग्राम कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद आते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम, तो इसका सही हो गया ए ऑप्शन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन साइंस सेट में, वाकई में मज़े आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ध्यान रखना है उपचयन में। और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होता है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ध्यान रखना है आपको, दूसरे सेट में भी ये आ चुका है। 17वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, तो एक्स का क्या नाम है? तो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बुझा हुआ चूना। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है आपको, तो क्या बता रहा है आपको? तो जल की बर्बादी दिखा रहा है या क्या दिखा रहा है? तो यहाँ पे आपको जल की बर्बादी नहीं, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी जो है ये आपको बता रहा है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये चेतावनी है, आप दस्ताने और ये चीज़ें जो गिरती हैं ये आपके किताब में भी आप देख लेना। इसके बाद में आते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करते हैं? तो OH नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं क्षारक हमेशा। इसके बाद आते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पे, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो वो हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करती है। उसके बाद में 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है और स्पर्श उस साबुन की तरह है, तथा यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन, तथा प्रकृति संचारण है, वो पदार्थ क्या होगा? तो वो क्षार होगा, बी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे, मतलब यहाँ पे भी क्वेश्चन को घुमाया, यहाँ पे सीधा सीधा अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है ये सीधा सीधा लिख लेता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को घुमाने का बस काम है एग्जामिनर का, और कुछ नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया है आपसे, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाने पर फट की आवाज़ आती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आपको पता ही है, ये तो एक्सपेरिमेंट भी बुक में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 26 नंबर है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, रंग में भी हो सकता है बिल्कुल, और गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, तो सारी चीज़ें हो सकती है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 में, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, ठीक है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है। उसके बाद आते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन पे, रक्त वाहिकाएँ जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं क्या कहलाती हैं? यहाँ पे बायोलॉजी शुरू हो चुका है आपका, तो उनको हम धमनी कहते हैं, धमनियों द्वारा रक्त जो है जाती हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स जो हैं ये हमें हमारे तो रुधिर का थक्का बनाते हैं। प्लेटलेट्स कम होगा, जिसके ज़्यादा कम हो जाएगा उसके शरीर से ऑटोमेटिक खून बहना शुरू हो जाएगा, मतलब बिना कटे बिना लगे कान से, नाक से, मुंह से, आँख से, कहीं से भी खून निकलना शुरू हो जाएगा प्लेटलेट्स कम होने की वजह से। और बीमार तो होगा ही वो, खैर कमजोरी तो होगी वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा कम होने से ये कारण होता है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, पादप के वायवीय
भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? उसको हम जल जो छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद 31 नंबर जो है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो उसका मुख्य उत्पाद जो है ऑक्सीजन है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 नंबर है, आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा किया जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो गाय का होता है। सी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो उसमें विखंडन होता है। ये ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि मुकुलन किस में होता है, पुनरुद्भवन किस में होता है, द्विखंडन किस में होता है और विखंडन किस में होता है। ये चारों चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद कर लेना कि किस में कौन सा होता है। एक क्वेश्चन जरूर 100% आएगा। ठीक है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन विधि है? तो इनको कायिक प्रवर्धन विधि कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा अंग के भाग हैं? तो अंडाशय जो है पादप के मादा अंग का भाग है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो गोनोरिया जो है ये लैंगिक संचरण रोग है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये सारे के सारे वसड़ में, टेस्टिस में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, तापीय विद्युतीय संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया? अंतिम क्वेश्चन है आपका, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जैव गैस के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसा मैंने बताया आपके सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं। आप केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे देखिए। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो वहाँ पे नहीं है तो चिंता मत करिए, उसको इसका मतलब बनाया जा रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये है आपका इसका पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि ऐसा ना हो कि आपके दोस्त पीछे रह जाएं और आप आगे निकल जाओ। क्योंकि आपके दोस्त हैं, आपको अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और वो भी आपकी मदद करते रहेंगे। ध्यान रखना, दोस्ती आजकल के ज़माने में जो नॉर्मल हो गई कि यार ये मेरा दोस्त है, चल आज पार्टी करते हैं, ये ऐसी हो गई। दोस्ती पुराने ज़माने में होती थी, यानी कि पहले के टाइम में होती थी। जब हमारे दादा परदादा थे उस टाइम की दोस्ती होती थी, वो काफ़ी अच्छी होती थी। उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं था कि तू मेरे काम आ, मैं तेरे काम आऊँगा। वहाँ पे जो भी अच्छा होता था वो सबके साथ बांटा जाता था, वो सब आपस में बांटते थे। तो आशा करूँगा कि आप लोग सब एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। व्हाट्सएप, मीडिया, फेसबुक, टेलीग्राम, जिससे भी आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ में। चैनल के आइकन को दबा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।